हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मैं शकील अहमद यूपीएससी मेंस पाठ्यक्रम विश्लेषण के समुद्र मंथन वीडियो को पेपर 3 की हम बात करें लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। और इससे पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी भारतीय अर्थव्यवस्था की। उसके कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के तौर पर देखे थे। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में ये आता है कि सर आप जो पाठ्यक्रम विश्लेषण करवाते हैं उसके बाद एक या दो क्वेश्चन ही क्यों हमें प्रैक्टिस के लिए देते हैं, क्या सिर्फ यह काफ़ी है? तो यह काफ़ी नहीं है। हम यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव है, जो मेन टारगेट हमने बनाया हुआ यह है कि मेंस का पूरा सिलेबस विश्लेषण आप तक पहुंचे, मेंस का पाठ्यक्रम का विश्लेषण आप तक पहुंचे। इसके बाद में जब आपको एक बार पाठ्यक्रम की समझ विकसित होती है, उसके ट्रेंड पता चलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, करंट अफेयर्स कौन से पेपर में कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह का दिमाग जब आपका तैयार हो जाता है तो फिर आप क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें। यानी एक बार सिलेबस विश्लेषण के बाद में प्रीवियस ईयर के अगर आप कम से कम 5 सालों के सभी क्वेश्चन का डिस्कस करें या सभी क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें या फ्रेमिंग करने की कोशिश करें, तब आप अपनी तैयारी में ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो पाते हैं। फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वह आपके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है। हम जो बाद में प्रैक्टिस के तौर पर सिलेबस के डिस्कशन के बाद में जो क्वेश्चन लेते हैं वह इस तरह का क्वेश्चन में चुनने की कोशिश करता हूं जिससे आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने की समझ, कि हमें किस तरह से पढ़ने की कोशिश करनी है, वह बनने में मदद करे। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। और इसके अलावा इस एनालिसिस सीरीज में हमारी यह सीमा भी है कि हम पिछले सभी क्वेश्चंस आपको 4 या 5 सालों के नहीं करवा सकते। हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो पिछले ईयर्स के लगभग सभी क्वेश्चन का डिस्कस भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज का मकसद इतना है कि आप पाठ्यक्रम विश्लेषण को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो पहले हम बढ़ते हैं, जो पिछली क्लास के दो क्वेश्चंस थे इंडियन इकोनॉमी के, उनको लेकर। अब देखिए, ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाला बच्चा बहुत आराम से समझता है, लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जीडीपी आपने नहीं पढ़ी हो, जो सकल घरेलू उत्पाद है वह। तो इस क्वेश्चन के बारे में फिर आप कितना लिख सकते हो उसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। तो बताइए, संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद यानी पोटेंशियल जीडीपी, जो पोटेंशियल हमारे अंदर होता है। देखिए, एक तो होता है आप कोई काम कर रहे हैं और दूसरा होता है आप में उस काम को करने की क्षमता कितनी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप में जितनी क्षमता है उतना आप वह काम, उतनी मेहनत से या उतना ज्यादा आप वह काम नहीं कर रहे हैं। तो यह कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, उसके निर्धारक तत्व क्या होते हैं, और भारत में पोटेंशियल जीडीपी लागू करने में किस तरह की समस्याएं हैं। क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब आंसर की बारी करते हैं। पोटेंशियल जीडीपी को परिभाषित करना है तो ये वही बात है कि अपनी 100% क्षमता के साथ जीडीपी उत्पादन करना, सकल घरेलू उत्पाद को उत्पादन करना अपनी 100% क्षमताओं के साथ, चाहे वह भौतिक पूंजी की बात हो, चाहे वह मानव संसाधन की बात हो, या वह श्रम बल की बात हो, हमारे श्रम बल कितना है, कुशल श्रम की बात हो। अगर हम अपनी क्षमताओं का 100% झोंक दें, उसके बाद में हमारी जो जीडीपी रहेगी वही तो संभावित जीडीपी है। ठीक है, अगर हमारे पास बेरोजगारी नहीं रहेगी, जितना भी हमारा श्रम बल तैयार है कार्य करने के लिए, अगर उसको 100% क्या मिले, 100% उसको रोजगार मिल जाए, अगर वह सब उत्पादन की कार्य में संलग्न हो जाए, तो आप किस प्रकार का उत्पादन कर पाएंगे। अगर हम 100% कुशल हो जाए अपने कार्यों को लेकर, अगर हम अपनी भौतिक पूंजी का 100% लगा दें, तो आपकी क्षमताओं के अनुसार आप काम करें, तो फिर जो उत्पादन होता है, जो घरेलू सीमाओं के अंदर तैयार माल का उत्पादन होता है, वह हमारी क्या होती है, पोटेंशियल जीडीपी होती है। तो इसके निर्धारक कारक क्या होंगे? एक्चुअली क्या है, इसके निर्धारक कारक वही सारी चीजें हैं जो पोटेंशियल जीडीपी को प्राप्त करने में हमें जरूरत होती है, जिनकी बात अभी हमने कही। तो अगर मैं कहूं तो आपकी भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग,
भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग आप करें, अपने श्रम बल का इष्टतम प्रयोग या 100% इष्टतम अधिकतम प्रयोग। इससे क्या होगा, आपके पास, इसका मतलब है अगर आपके सारा श्रम बल लग रहा है, मतलब आपके देश में बेरोजगारी नहीं है ना। इन सब चीजों का मानव संसाधन, इसी को हम कहें अपने मानव संसाधन का उपयोग, मानव संसाधनों का 100% उपयोग। ठीक है, फिर हम कहें कौशल, हमारा जो श्रम है यह कैसा हो, कुशल हो, कौशल युक्त हो। हम अपने श्रम को कौशल युक्त बना दें, उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। या उत्पादन से जुड़े और भी जो विभिन्न आयाम है, उत्पादन से जुड़े हुए विभिन्न आयाम या विभिन्न क्षेत्र, इनका क्या करें हम, विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न कारकों की उच्च क्षमता पर अगर ये काम करें, उत्पादन के संबंध में जितने भी कारक काम करते हैं वह अगर अपनी उच्च क्षमता पर काम करे तो हम क्या कर पाएंगे, बेहतर संभाव्य हमारी जो पोटेंशियल जीडीपी है वह लेकर आ पाएंगे, उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी में प्रगति करें। यह भी जरूरी है कि हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, राजनीतिक स्थिरता। पिछली क्लास में शायद जब हम आईआर के क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि विकास सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उस संबंधित क्षेत्र में स्थिरता और शांति होनी आवश्यक है। अगर वहां पर स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, तो आप वहां पर डेवलपमेंट की बात सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं भारत के, तो हम देखते हैं कि उग्रवाद जैसी जो चीजें हैं हमारे पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से में जो इस तरह की चीजें ज्यादा है, उन पर काम करने की जरूरत हमें पड़ती है। जहां पर उग्रवाद है वहां पर हम देखते हैं कि विकास बहुत ही ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। तो राजनीतिक स्थिरता भी होनी चाहिए, तभी तो हम आर्थिक रूप से बेहतर जीडीपी ग्रोथ कर पाएंगे। इसके अलावा जो बाजार है, बाजार की उपलब्धता भी तो हो, और बाजार की उपलब्धता कब होगी, जब प्रतिस्पर्धा होगी। तो प्रतिस्पर्धा भी होना आवश्यक है। तो ये सारी चीजें एक कारक के तौर पर काम करती है किसी भी देश की पोटेंशियल जीडीपी को निकालने के अंदर, उसको प्राप्त करने को लेकर ये सारी चीजें अपना अपना रोल अदा करती हैं। तो हमने क्या किया, एक परिभाषा देखी पोटेंशियल जीडीपी की, उसके निर्धारक कारकों की व्याख्या करने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की। अब बात करते हैं भारत को अपने पोटेंशियल जीडीपी को साकार करने से रोकते हैं। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो भारत को अपने पोटेंशियल जीडीपी को साकार करने से रोकती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में निम्न प्रति व्यक्ति आय है, निम्न पर कैपिटा इनकम। इससे क्या होती है, हमारी क्रय क्षमता कम होती है। क्रय क्षमता हमारी कम है, इसका मतलब हम मांग को कम क्रिएट कर रहे हैं, और जब मांग ही कम है तो उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा ना। तो एक सबसे बड़ी खामी यह है कि भारत में निम्न प्रति व्यक्ति आय है। हमें पता है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वह बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम से भी कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारी क्रय क्षमता कम रह जाती है, इससे हमारी मांग कम होती है, और जब मांग कम होगी तो डिमांड भी आपकी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो देश आजकल संरक्षणात्मक नीतियां अपना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का ह्रास हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी आ रही है, अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी। तो वही बात है, अगर मांग में कमी है तो आप प्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं करोगे ना, नुकसान थोड़ी उठाना है। और संरक्षणात्मक नीतियों का मतलब हो गया
हर देश चाह रहा है कि वह निर्यात तो ज्यादा से ज्यादा करे लेकिन आयात कम करे, और आयात कम करने के चक्कर में, अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के चक्कर में, जो बाहर के देश हैं उनके सामानों पर वह कुछ प्रतिबंध लगा देता है। जैसे टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया, कस्टम बढ़ा दी, है ना, या कुछ कोटा तय कर दिया है कि इससे ज्यादा माल नहीं लिया जाएगा, इस तरह की चीजें। तो उससे संरक्षणात्मक नीतियां से क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कम होगी, अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी होगी, उससे हमारा उत्पादन भी कम होने वाला है। इसके अलावा सरकार जब कोई नीतिगत सुधार करती है, नीतिगत सुधार समझिए कि अपने व्यापार को लेकर, अपने निर्यात को लेकर, या क्षेत्रीय असमानता को लेकर जब सरकार कोई नीति बनाती है, तो उसमें अक्सर क्या होता है, न्यायिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। कोई ना कोई याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाता है कि इस नीति से हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और जब तक न्यायिक प्रक्रियाएं चलती रहती है, ये नीतियां डिले होती रहती है और सुधार की गुंजाइश कम होती रहती है। तो ये चीजें भी हमें क्या करती हैं, नीचे लेकर आती है, हमारी पोटेंशियल को, हमारे पोटेंशियल को प्राप्त करने में नुकसानदायक ये होती है। इसके अलावा अगर हम उत्पादन लागत की बात करें, भारत क्योंकि एक विकासशील देश है, तो उत्पादन लागत बहुत ज्यादा है, उच्च उत्पादन लागत। किसी भी सामान को बनाने में विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ पर उत्पादन लागत ज्यादा है। या चाइना की अगर हम बात करें, तो चीन में बहुत कम लागत में बहुत अच्छा सामान बन जाता है, और फिर वो उसे जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देशों के मुकाबले उसका सामान सस्ता पड़ता है ना। तो सस्ता सामान जिसका होगा उसका खरीदा जाएगा। तो इसलिए भी, क्योंकि यहाँ पर उच्च लागत है, इसलिए भी यहाँ पर हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और उच्च लागत किसकी वजह से है, उच्च लागत हम कहें तो हमारे पास जो श्रम है ना, वह कुशल नहीं है, अकुशल है, अकुशल श्रम है। अकुशल श्रम होना भी एक बड़ी कमी है हमारे यहाँ पर। और संगठित क्षेत्र की जगह असंगठित होना अधिक बड़ी परेशानी। कोई औपचारिकता नहीं है, श्रम है, और इस तरह से अकुशल और असंगठित श्रम है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुनियादी ढांचे का, बुनियादी ढांचे का भी पर्याप्त, या मैं कहूँ पर्याप्त बुनियादी ढांचे का, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे पोटेंशियल को बाहर निकालने में नुकसान का काम करती है, हमारी सीमा का काम करती है। ये सारे कारक हैं जो हमें रोकते हैं हमारे पोटेंशियल को बाहर निकालने में, संभाविता को, हमारे अंदर जो संभावना है उसको साकार नहीं होने देते, ये सारे कारक। तो इन पर हमें काम करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है एमएसपी को लेकर, पिछली क्लास का ही ये क्वेश्चन है। एमएसपी क्या है, एमएसपी से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? तो जहां तक मुझे लगता है एमएसपी से आप समझते होंगे, एमएसपी वह सबसे कम मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों को यह आश्वासन देती है कि कम से कम इस मूल्य पर आपकी फसल बिकेगी अगर आप उत्पादन करते हैं तो। ठीक है ना। इससे क्या होगा, किसानों को एक आत्मविश्वास मिलता है किसी फसल का उत्पादन करने को लेकर, यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा उनका शोषण नहीं किया जाएगा, इस तरह की कुछ सुरक्षाएं किसानों को मिलती है। तो एमएसपी को आप समझा देंगे, परिभाषित कर देंगे। फिर अगर हम बात करें कि एमएसपी कृषकों का, जो हम बात करते हैं कि भारत में किसानों की आय बहुत ज्यादा निम्न है, और सरकार ने भी कहा कि हमें किसानों की आय को डबल करना है, दुगना करना है। तो क्या एमएसपी किसानों को निम्न आय के फंदे से बाहर निकाल सकती है, बचाव कर सकती है? तो कुछ जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हम बताएंगे, लेकिन जो चीजें इसके विरुद्ध काम करती है उनको भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। यानी यहाँ पर इसके एमएसपी के लाभ भी हमें दिखाने हैं, और कुछ समस्याएं, कुछ मुद्दे हैं, उनकी भी हमें बात करनी है। तो एमएसपी की अगर आप बात करते हैं, जब किसानों को यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपको कम से कम आपकी फसल का इतना मूल्य जरूर मिलेगा, तो क्या होती है, किसानों के हितों की सुरक्षा होती है।
उनके हितों की सुरक्षा होती है। उन्हें एक रहता है कि अगर इतनी फसल हमारी होती है तो कम से कम इतना मूल्य हमें जरूर मिलेगा, यानी व्यापारिक शोषण से शोषण की संभावना कम हो जाती है लगभग। ठीक है, तो इसके अलावा मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को, अच्छा हाँ ये बात एक अच्छी बात है कि किसी फसल का जैसे कि बढ़ाकर जब मूल्य बढ़ाया जाता है, एमएसपी जब निश्चित किया जाता है, तो यह भी ध्यान रखा जाता है कि अब तक मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी, यानी यह ध्यान रखा जाता है किसानों को कि जब एमएसपी को निश्चित किया जाता है तो उसमें मुद्रास्फीति उनका नुकसान ना कर दे। जैसे कोई भी किसी भी फसल का जब एमएसपी तय करेंगे तो एमएसपी तय करने पर यह ध्यान रखा जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में जो मुद्रास्फीति, जो महंगाई है, यह कितने परसेंट बढ़ गई। समझो कि 2-3% बढ़ गई, तो इस 3% महंगाई को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें शामिल करेंगे और उसके अनुसार उस मूल्य को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर महंगाई को एडजस्ट किया जाता है, महंगाई को एडजस्ट करके एमएसपी तय की जाती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे जो महंगाई से जो नुकसान होता है ना, वह किसानों को नुकसान से उनकी सुरक्षा हो जाती है। और बाजार का जो जोखिम होता है, बाजार जोखिम, इससे भी सुरक्षा किस तरह से मैं आपको बताऊं। बाजार जोखिम से सुरक्षा इन द सेंस कि वही व्यापारियों के द्वारा जो कम से कम मूल्य लगाने की कोशिश की जाती है, उससे सुरक्षा हो जाती है कि जब व्यापारी मूल्य कम करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास एक रहता है कि इतना तो सरकार भी हमें दे देगी, ठीक है, तो व्यापारी से वह ज्यादा ही लेने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की सुरक्षा उन्हें प्राप्त हो जाती है। लेकिन मुद्दे क्या है, मुद्दे यह है कि एमएसपी का जो लाभ है, एमएसपी का लाभ अधिकतर बड़े किसानों को मिल रहा है, बड़े किसानों को। और हम देखते हैं कि भारत में मैक्सिमम लगभग 70-80% तो छोटे और सीमांत किसान हैं, तो लगभग बहुत कम लोगों को, बड़े किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है। यहाँ पर यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसपी का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को जरूर मिले, छोटे व सीमांत किसानों को जरूर मिले। अगर यह नहीं मिलता है तो फिर हमारा एमएसपी की जो हमारी नीति है वह कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती है। इसके अलावा अगर हम उत्पादन लागत की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्पादन स्थितियां हैं, महंगाई की स्थितियां थोड़ी अलग होती है, लेकिन एमएसपी संपूर्ण देश में एक ही तरह का है। तो कुछ राज्य के लोगों को, कुछ राज्य के किसानों को तो क्या होता है, बेहतर मिल पाती है, एमएसपी से लाभ बेहतर मिल पाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका लाभ बहुत कम मात्रा में ही प्राप्त होता है। इस तरह से छोटे किसानों को इसके दायरे में लाया जाकर एमएसपी को और अधिक लाभदायक और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे किसानों को आय सुरक्षा मिलना शुरू हो। तो ये था हमारा पिछले क्लास के क्वेश्चंस जिन्हें हमें डिस्कस करना था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर हम बात करें आज के सिलेबस डिस्कशन की, तो 4 से 5 चीजें हमने देखी थी इकोनॉमी के अंतर्गत, सॉरी पेपर 3 के अंतर्गत। इकोनॉमी का डिस्कशन हमने कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। आज बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, एनवायरनमेंट की और डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमें ट्राई करने हैं। साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग, कोई नई तकनीक आई है उसके बारे में आपको पता हो, उसके कॉन्सेप्ट आपको पता हो और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, उनके प्रयोग क्या क्या है हमारे जीवन के अंतर्गत, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं साइंस से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस आपसे पूछ ली जाती है, नहीं। तो आपको बस नॉर्मल साइंस के बारे में पता होना चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, और उनका प्रयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर उनके एप्लीकेशन है, उनके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं हमारे डेली लाइफ पर, उनका क्या प्रभाव होता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, भारत के साइंटिस्ट का किस प्रकार का रोल रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, हमारे भारत में कोई नई तकनीक आई है, हम ही ने डेवलप की है, तो उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार तथा इनसे संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता। क्या क्या इन्होंने कहा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर आजकल बनाए जा रहे हैं उनके बारे में, रोबोटिक्स आपको पता हो, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोटेक, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, और आईपीआर जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनके बारे में क्या है, आपको पढ़ कैसे लेना है, इन सब के बारे में आपको जो कॉन्सेप्ट है वह तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और इन सब की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज ज्यादा करंट अफेयर्स में हाईलाइटेड है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, और अगर इनके बेसिक्स हमें पता रहेंगे, इनके एप्लीकेशंस हमें पता रहेंगे, तो हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जैव विविधता और पर्यावरण की यानी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की, तो बात करता है संरक्षण की, जैव विविधता का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण। इस संदर्भ में करंट अफेयर्स में जो भी होते हैं, कॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, चाहे वो सीबीडी को लेकर हो, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, किसी भी तरह का, तो उसके बारे में आपको पता हो। जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, प्रदूषण और शरण, प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण की बात कर रहा है, प्रदूषण को कम करने के तरीके, इनके बारे में आपको पता हो। प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, कोई भी नया प्रोजेक्ट जब आता है तो उस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इस तरह की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, तो उसके बारे में, उन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आपदा प्रबंधन में सिर्फ दिया हुआ है आपदा और आपदा प्रबंधन, कुछ आपदाएं हैं और उन आपदाओं का प्रबंधन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारे सिलेबस में। और ज्यादातर चीजें करंट अफेयर से हमारी क्लियर हो जाती है अगर हमें उनका बेसिक्स थोड़ा क्लियर रहेगा तो। टेबल फॉर्म में अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, आप देखते हैं कि 4 क्वेश्चन आपको लगभग मिलते हैं, कभी 2 भी मिलते हैं, कभी 3 भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आपको आइडिया लगा सकते हैं, आपके 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं साइंस एंड टेक से। कैसे? जो यह वाला पोर्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, अनुप्रयोग, और वो जो आईटी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है आदि, इनके बारे में क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आते हैं, कई बार तो सारे क्वेश्चन ही इनसे रिलेटेड आए हैं। और अगर भारतीयों की बात करें, भारतीयों की उपलब्धियां और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, तो अगर किसी साल में इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह के लोग जो भारत के साइंटिस्ट रहे हैं वह चर्चा में नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आता है। अगर किसी साल, किसी ईयर में भारतीय लोग, भारतीय साइंटिस्ट या भारत के कोई नई तकनीक भारतीयों ने निर्मित की, अगर वो चर्चा में रहेगी तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अदरवाइज हमें इन सब को पढ़ लेना है, आईटी को पढ़ लेना है, स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ लेना है, डिफेंस वाला भी चीजें हमें देखनी होती है, और रोबोटिक्स हमें पता होना चाहिए, आईपीआर के बारे में, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनके बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर्यावरण से अगर बात करें तो वही करंट अफेयर से चर्चा में रहते हैं, 4 क्वेश्चन हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 2019 में एक बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन लगभग 40 से 50 मार्क्स कैरी कर रहा है हमारा एनवायरनमेंट भी, और 2 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली, कभी कभी 1, लेकिन 2 का हम एवरेज लगा सकते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन हमें डिजास्टर मैनेजमेंट से भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है।
इनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है बहुत छोटा पोर्शन है। कुछ जरूरी चीजें हैं आपदा प्रबंधन की रणनीतियों को लेकर, वह आपको पता होनी ही चाहिए। और लगभग हर आपदा में थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हुए सेम चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? 2020 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस तरह से विज्ञान हमारे वर्तमान आधुनिक जीवन में गहराई तक बैठ चुका है, और फिर बताना है कि कृषि में किस तरह के परिवर्तन विज्ञान ने किए हैं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको दिया। अगला एक क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP यानी COP 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। जो ग्लासगो में हुआ था 26वां COP UNFCCC का, क्लाइमेट चेंज वाले COP का, उसके परिणामों का क्या क्या प्रमुख परिणाम रहे थे उनकी चर्चा करनी है। सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या है? बहुत चर्चा में रहा था भारत की जो पंचामृत नीति थी, 5 प्लेस जो भारत ने लिए थे, तो उनके बारे में आपको पूछा है। स्ट्रेट क्वेश्चन है कि क्या था, क्या पूछा है, क्या है ना। फिर एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आज के वीडियो का, भूस्खलन यानी आपदा प्रबंधन के बारे में बात करें। भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति, जो भूस्खलन के संबंध में जो राष्ट्रीय रणनीति बनी है, उसके महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। तो लगभग फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वह तो 250 शब्दों में लिखना है, 15 अंकों का 2021 का यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, और कल का जो वीडियो होगा वह हमारा लास्ट होगा पेपर 3 का। फिर एक वीडियो आने वाला है हमारा पेपर 4 का, जो आपके मेंस के जीएस के पोर्शन को संपूर्ण विश्लेषण प्रदान करेगा। तो हम इस सीरीज के खात्मे की ओर है, और हमने लगभग जीएस के चारों पेपर का एनालिसिस कर लिया है। 1 या 2 वीडियो और आने हैं, तो हम संपूर्ण विश्लेषण कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।